कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की जूनिया को देखते हैं। उसके पास सब कुछ था जिससे लोग उससे जेलस फील किया करते थे। वो एक अमीर खानदान से है। उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत हैंडसम और अमीर है। उसकी कुछ करीबी सहेलियां भी है जिन्हें वो सच्चे दिल से चाहती है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, मगर कभी कभी जब इंसान उससे ज्यादा लालची हो जाता है तो जिंदगी उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। एक सुबह जब वो उठती है तो इंस्टाग्राम खोलकर देखती है कि लोग उसकी तस्वीर पर अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि वो अब पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही, उसका चेहरा गोल और मोटा दिख रहा है। वो सोचती है कि शायद उसे कुछ वेट लॉस करना चाहिए। उसकी नानी जिसने बचपन से उसे पाला था और उसकी माँ जो खुद भी अपनी खूबसूरती का काफी ख्याल रखा करती थी, दोनों ही उसे रोकती है। मगर जूनिया ठान लेती है कि वो कुछ किलो वजन कम जरूर करेगी। काफी दिनों की लगातार मेहनत के बाद वो वाकई 2 किलो कम कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर डेट पर जाती है। वो उसके साथ खाना खा रही होती है जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। लेकिन जूनिया को वो तस्वीर पसंद नहीं आती क्योंकि लोग फिर से कमेंट करने लगते हैं कि उसका चेहरा बहुत बड़ा लग रहा है। उसकी सहेलियां भी मजाक में लिखती है कि थोड़ा कम खाया करे, मिठाइयाँ और केक छोड़ दें क्योंकि इसी वजह से उसका चेहरा गोल है। फिर उनमें से एक सहेली सलाह देती है, क्यों ना तुम फेशियल लिफ्टिंग करवा लो, उससे तेरा चेहरा छोटा और शार्प लगने लगेगा। शुरू में जूनिया हिचकिचाती है मगर बार बार जोर देने पर आखिर वो मान जाती है। वो डॉक्टर जोए के क्लिनिक जाती है और ट्रीटमेंट शुरू कराती है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है, कुछ दिन बाद जब वो सुबह उठती है तो शीशे में अपना चेहरा देखकर सन्न रह जाती है। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। वो तुरंत क्लिनिक लौटती है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसका स्किन फेशियल लिफ्टिंग के प्रति एलर्जिक रिएक्शन दे रही है। अब उसे पूरे 1 साल तक एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेना होगा ताकि उसका चेहरा पहले जैसा हो सके। उसकी माँ सदमे में आ जाती है। वो डरती है कि अब उसे पूरे 1 साल तक अपनी बेटी को दुनिया से छिपाना पड़ेगा और वो दोनों वहाँ से निकल जाती है। जूनिया काफी उदास होती है। वो अपनी सहेलियों को मिलने बुलाती है ताकि मन हल्का हो सके, लेकिन वे मिलने से मना कर देती है। कहती है कि अगर लोग उन्हें साथ देखेंगे तो उनकी इमेज भी खराब हो जाएगी और बेहतर होगा कि जूनिया कुछ समय के लिए घर में ही रहे। अब उसके पास कोई नहीं बचा था। एक दिन जब उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तो वो जूनिया को देखकर काफी डर जाता है, जैसे किसी डरावने ज़ॉम्बी को देख लिया हो। ये बस उसकी कल्पना होती है मगर डर हकीकत होता है। वो नीचे जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है मगर वो बहाना बनाता है कि उसे विदेश जाकर अपनी पढ़ाई और एग्जाम्स पर ध्यान देना होगा, इसीलिए वो कहता है शायद हमें 1 साल का ब्रेक लेना चाहिए। जूलिया का दिल टूट जाता है मगर वो कुछ नहीं कह पाती। अब उसकी परफेक्ट लाइफ पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो फेसबुक पर पोस्ट करती है, अब जब मैं खूबसूरत नहीं रही कोई मुझे प्यार नहीं करता। इसी दौरान उसे एक कमेंट मिलता है। एक यूजर उसे कहता है कि वो अगली डकलिंग नाम के ब्लॉग पर जाए जहाँ ऐसे लोग हैं जो उसकी तरह की तकलीफ समझते हैं। वो वहाँ अगली डकलिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाती है और उन लोगों से बात करने लगती है जो उसके दर्द को समझते हैं। धीरे धीरे वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगती है मगर बाहर जाते वक्त उसे हमेशा चेहरा ढककर निकलना पड़ता है। अब वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही जिससे सब लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। ब्लॉग के कुछ लोग उसे सलाह देते हैं कि वो डॉक्टर जो से मिले जिसकी क्लिनिक किसी और शहर में है। वो डॉक्टर शायद उसकी मदद कर सके। जूनिया अपनी माँ से इजाजत मांगती है कि वो उस शहर जाकर इलाज करवाना चाहती है और वहीं रहकर अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगी ताकि उसे साल भर तक लोगों की नजरों से बचना न पड़े। उसकी माँ मान जाती है मगर एक शर्त पर, वो अकेली नहीं जाएगी बल्कि उसे अपनी नानी को भी साथ लेकर जाना होगा। इस तरह दोनों जूनिया और उसकी नानी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक यूनिवर्सिटी पहुँचती है। जूनिया डिसाइड करती है कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को यून कहेगी और हमेशा चेहरे पर एक स्कार्फ बांध कर रखेगी ताकि कोई उसे पहचान न पाए। वो टूरिज्म के कोर्स में एडमिशन लेना चाहती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है सुआ नाम के एक लड़के से जो उसे काफी अच्छा लगता है और पहली नजर में उससे बेहद इम्प्रेस्ड हो जाती है क्योंकि सुआ देखने में बहुत हैंडसम और चार्मिंग था। पता चलता है कि सुआ भी टूरिज्म पढ़ रहा है, बस फर्क इतना था कि वो 2nd ईयर का स्टूडेंट था। वो यून की रजिस्ट्रेशन में मदद करता है और बाकी नए छात्रों से भी मिलवाता है। लाइन में खड़ी यून की मुलाकात अब वी नाम के एक और लड़के से होती है जो बेहद मजाकिया होता है। वो एक खुला स्वभाव वाला लड़का है जो सबका मूड हल्का कर देता है और कुछ ही मिनटों में यून से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। यूनिवर्सिटी में चीर क्लब का प्रेसिडेंट यूटू होता है और वाइस प्रेसिडेंट सुआ है। दोनों नए स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं और पहला दिन काफी अच्छा होता है जिससे यून को काफी मजा आता है। रात में वो अपनी रूममेट्स से मिलती है। नर्निंग हुई और यो शुरुआत में सब ठीक रहता है मगर कुछ ही दिनों में लड़कियां नोटिस करती है कि यून
के चेहरे पर कुछ अजीब है। यून जब बाथरूम में होती है तो वो तीनों बातें करते हैं। ननिंग कहती है कि शायद उसे कोई एलर्जी है, लेकिन बाकी कहती है कि मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही डर लगता है, मानो वो कोई चुड़ैल हो। यून सब सुन लेती है और अंदर ही अंदर टूट जाती है। अगले दिन वो अपना चेहरा और ज्यादा ढक लेती है। वी उसे देखकर मजाक में कहता है, अरे यून तुम इस मास्क में तो चोर जैसी लग रही हो, थोड़ा रुमाल हटा लो वरना सब डर जाएंगे। मगर यून नहीं मानती क्योंकि उसे डर है कि अगर सबने उसका चेहरा देख लिया तो फिर से वही नफरत झेलनी पड़ेगी। इसी बीच क्लब प्रेसिडेंट स्टुई वहाँ आता है और सबके सामने यून से कहता है, तुम इस तरह चेहरा क्यों छुपा रही हो, ये बिल्कुल हमारा अपमान करने जैसा है, तुरंत अपना स्कार्फ हटाओ। यून के हाथ कांपने लगते हैं, वो बेहद डरी हुई होती है। लेकिन तभी सुआ आगे बढ़ता है और कहता है, घबराओ मत, मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा। सुआ की बात सुनकर यून हिम्मत जुटाती है और धीरे धीरे अपना स्कार्फ उतारती है। जैसे उसका चेहरा सबके सामने आता है पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फिर फुसफुसाहटें शुरू होती है। कोई कहता है कितनी बदसूरत है ये, कोई कहता है बिल्कुल भूत लग रही है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट स्टुई भी उसका मजाक उड़ाता है और बाकी सबको कहता है कि उसे भूतनी बुलाए और गाना गाने लगता है। यून सबके सामने अकेली खड़ी रहती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर तभी सुआ तेज आवाज में सबको रोक देता है। वो कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी को बदसूरत कहो, पहले तुम खुद का चेहरा देखो, तुम भी कोई खूबसूरत नहीं हो कि किसी और का भी मजाक उड़ा सको। सुआ सबको मजबूर करता है कि वो यून से माफी मांगे, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट स्टुई को भी। फिर वो यून से कहता है, रो मत, किसी की बातों से तुम्हारी पहचान नहीं बदलती, तुम कोई भूत नहीं हो, तुम बस वो इंसान हो जिसने बहुत कुछ झेला है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी सुआ उसके पास आता है। वो कहता है, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जो तुम्हारे साथ रहेगा, कोई अगर कुछ कहेगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी हिफाजत करूंगा। धीरे धीरे यून अपनी नई जिंदगी में ढलने लगती है। वो कैंपस लाइफ का हिस्सा बन जाती है, दोनों के साथ फन मोमेंट्स शेयर करती है, कभी हंसी कभी शरारतें। और एक छोटे से कंपटीशन में जब सुआ हार जाता है तो उसे सजा मिलती है कमीज उतारने की। वो अपने सिक्स पैक दिखाता है, पर लड़कियों से भी ज्यादा खुश भी हो रहा था। एक दिन प्रेसिडेंट स्टुई ऐलान करता है कि पहले साल के स्टूडेंट्स में कुछ घुसपैठिए हैं, मतलब दूसरे साल के स्टूडेंट्स जो खुद को नहीं बता रहे हैं। और चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि ननिंग उन्हीं में से एक थी। फिर हर फ्रेश स्टूडेंट को एक सीनियर मेंटोर सौंपा जाता है और किस्मत से यून का मेंटर सुआ बनता है। बाद में यून को पता चलता है कि सुआ और ननिंग असल में कपल है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और साथ में बहुत खुश हैं। यून मुस्कुराने की कोशिश करती है मगर दिल के अंदर कुछ टूटा सा लगता है। दिन बीते जाते हैं और यून की दोस्ती वी से बहुत गहरी होने लगती है क्योंकि वी का मजाकिया अंदाज उसे हंसने पर मजबूर कर देता था। अब क्लास में उनका नया प्रोफेसर आता है। वो सभी से कहता है कि एक असाइनमेंट करें, ऐसी जगह के बारे में बताओ जहां तुम घूमने गए हो और दूसरों को वहां क्यों जाना चाहिए। तुम्हें लोगों को प्रेरित करना है। जब यून की बारी आती है तो वो अपने शहर के शॉपिंग मॉल के बारे में बताती है, वहाँ की दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फैशनेबल चीजों की बात करती है। लेकिन प्रोफेसर नाराज हो जाता है और कहता है, तुमने प्रेजेंटेशन सिर्फ अपने बारे में बनाया है, अगर दूसरों को समझाना है तो बताओ कि वो जगह उन्हें एक्सपीरियंस क्यों करनी चाहिए। यून शर्मिंदा हो जाती है और वी उसे सलाह देता है, क्यों ना तुम हमारे इस शहर के बारे में बताओ, यहाँ की जिंदगी, तुम्हारा एक्सपीरियंस और जो तुमने सीखा है। बाद में यून एक डॉक्टर जोश के पास जाती है जो एक फेमस स्किन स्पेशलिस्ट है। वो उसके इलाज की शुरुआत करता है ताकि धीरे धीरे उसकी स्किन ठीक हो सके। एक रात अचानक तेज बारिश होती है, इतनी कि यून के कमरे की छत से पानी टपकने लगता है, पूरा कमरा भीग जाता है और वो मजबूर होकर सुआ को कॉल करती है। सुआ अपनी गर्लफ्रेंड ननिंग के साथ वहाँ आता है और दोनों से अपने रूम में रहने के लिए ले जाते हैं। कुछ दिन वो वहीं रहती है और सुआ की मदद से धीरे धीरे उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिलने लगता है। एक दिन जब वो उसे कंबल उड़ाने लगती है तो वो उसे अपने बाहों में ले लेता है। उसे पता नहीं होता कि वो यून है। अगले दिन जब वो क्लास प्रेजेंटेशन देती है तो इस बार उसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका होता है। वो कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी जिंदगी एक एडवेंचर बन गई है। ये कैंपस हरा भरा और खुशनुमा है, यहाँ का खाना सस्ता और स्वादिष्ट है और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं। सभी स्टूडेंट उसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और प्रोफेसर उसे सबसे ज्यादा अंक देते हैं। यून बहुत खुश होती है क्योंकि पहली बार उसने किसी चीज के लिए अपने लुक्स पर नहीं बल्कि अपनी सच्ची आवाज पर भरोसा किया था। कुछ दिनों बाद यून, सुआ, वी और ननिंग साथ में खाना खाने जाने का फैसला करते हैं। ननिंग कहती है कि उसे जापानीज फूड खाना है मगर सुआ मुस्कुराकर कहता है, वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्यों ना कुछ सस्ता खा लें। ये बात ननिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मुंह बना लेती है मगर कुछ कहती नहीं। फिर वो अपनी बाइक से पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में सुआ
की पुरानी फटफटी अचानक बंद पड़ जाती है। वो नीचे उतरकर देखने लगता है मगर तभी उसकी चप्पल भी टूट जाती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। ननिंग झेंपते हुए कहती है, सुआ तुम्हें नई चप्पल खरीद लेनी चाहिए, कभी कभी तुम मुझे सच में शर्मिंदा कर देते हो। सुआ हंसकर जवाब देता है, अरे ये तो अभी कुछ साल और चल जाएगी, मेरी लक्की चप्पल है ये। ननिंग झल्ला जाती है, मुझे दे दो, मैं फेंक देती हूँ, तुम्हारे लिए नई ले आती हूँ। लेकिन सुआ उसे अपनी प्यारी चप्पल नहीं दे रहा था। ननिंग गुस्से में आकर उस चप्पल को फेंक देती है। सुआ की आंखों में हल्की सी तकलीफ दिखती है। वो कहता है, ये मेरी पसंदीदा है और अभी काम की भी। ननिंग तंग आकर कहती है, बस अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ये पुरानी चीजें बदलो, ये बाइक, ये स्लीपर्स, सब कुछ। लेकिन उसे क्या पता था कि सुआ अमीर नहीं है, वह एक मिडिल क्लास लड़का है जो अपनी फीस, किराया और जिंदगी के छोटे छोटे खर्च खुद उठाता है, हर एक एक पैसे की कीमत जानता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, फिर भी तुम अक्सर ऐसी बातें क्यों करती हो। थोड़ी बहस के बाद ननिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुआ चुपचाप अपनी टूटी चप्पल बांधता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर वो चली भी गई तो अभी भी मेरे पास मेरी पावरफुल चप्पल और ओल्ड बाइक है। वी और यून उसकी ये बातें सुनकर चौंक जाते हैं। वो कहता है कि हमें कुछ खाने के लिए चलना चाहिए, मुझे अभी भी काफी भूख लगी है। सुआ वापस से अपनी फटफटी को स्टार्ट करता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो साथ में बैठकर नूडल्स खाते हैं, पर वो दोनों ही सुआ को कब से घूरे जा रहे थे। सुआ कहता है कि तुम्हें भी लगता है कि सारी गलती मेरी है, मैं बस अपनी टूटी चप्पल को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर यून कहती है कि मुझे लगता है कि ननिंग को तुम्हारी चिंता है। वी भी कहता है कि तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। सुआ मान जाता है और ननिंग को कॉल करता है, माफी मांगता है और दोनों के बीच फिर सुलह हो जाती है। इसी बीच यून अपनी नानी के साथ सुआ और ननिंग के कमरे के बिल्कुल पास शिफ्ट हो गई है ताकि छत टपकने की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। नानी सुआ को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो उसके हैंडसमनेस पर फिदा हो गई थी और अजीब बर्ताव करने लगी। यून उन्हें ये सब करने से मना करती है। अगले दिन यून अपनी नानी के साथ शॉपिंग करने जाती है। फिर वो साथ में बैठकर रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। तभी यून की नजर ननिंग पर पड़ती है जो किसी और लड़के के साथ बैठी थी। यून के दिल में कुछ खटकता है। वो समझ जाती है कि ननिंग सुआ को धोखा दे रही है। ननिंग भी यून को देख लेती है और घबरा जाती है कि उसका राज खुल गया। वो यून से रिक्वेस्ट करती है कि किसी को कुछ न बताए। बाद में यून अपने दोस्त वी के साथ मूवी स्टोर जाती है जहाँ उसे फिर से सुआ नजर आता है जो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है। असल में सुआ को अपनी ट्यूशन फीस और बाकी खर्चे पूरे करने के लिए कई जगह काम करना पड़ता है। रात में सब दोस्त मिलकर कुछ ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो वहाँ हर कोई अपने दिल की बातें शेयर करता है। सुआ पहली बार अपनी जिंदगी की सच्चाई बताता है। वो कहता है, मेरे माँ बाप मुझे बचपन में छोड़ गए थे, मैं एक टेम्पल में बड़ा हुआ, अब हर खर्चे, हर ट्यूशन फीस खुद भरता हूँ। बस चाहता हूँ कि किसी दिन इतना कमा लूं कि किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। यून भावुक होकर कहती है, सुआ तुम एक अच्छे इंसान हो, कभी हार मत मानना, क्योंकि जो मेहनत करता है किस्मत एक दिन उसी के कदम चूमती है। अगले दिन ननी यून के पास आती है। वो उसे शुक्रिया कहती है कि उसने उसका राज किसी को नहीं बताया। फिर वो समझाने लगती है, वो लड़का जिसके साथ तुमने मुझे कल देखा था वो बहुत पुराना दोस्त है। वो हमेशा से मुझसे प्यार करता था लेकिन तब हम साथ नहीं हो सके क्योंकि वो विदेश में पढ़ रहा था। अब जब वो वापस आया है मेरे पेरेंट्स उसे बहुत पसंद करते हैं, वे चाहते हैं कि मैं उसी से शादी करूं। यून कुछ नहीं कहती, बस सोचती है क्या सुआ ये सच जान पाएगा। कुछ दिनों बाद ननिंग यून वी से कहती है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मेरे पेरेंट्स और वो दूसरा लड़का मेरे रूम में आने वाले हैं, इसीलिए कृपया करके सुआ की सारी चीजें वहाँ से निकाल दो। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और समय रहते सारा सामान छिपा देते हैं। फिर एक दिन यून और सुआ कैंटीन में बैठे लंच कर रहे होते हैं कि अचानक वही दूसरा लड़का आ जाता है। वो ननिंग का नया बॉयफ्रेंड था। वो यून को पहचान लेता है और पूछता है, क्या आप लोग जानते हैं ननिंग कहाँ है, मैं उसे सरप्राइज देने आया हूँ। सुआ की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम उसके कौन होते हो। लड़का जवाब देता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। सुआ हैरान रह जाता है, धीरे से बोलता है, सच में अजीब बात है क्योंकि वो तो हर रात मेरे साथ होती है। वो लड़का तिलमिला उठता है और फिर दोनों में जबरदस्ती लड़ाई हो जाती है। बाद में सुआ उसे घसीट कर ननिंग के पास ले जाता है। उसका चेहरा जख्मी है, आंखों में आंसू है। वो गुस्से में कहता है, इससे पूछो असली बॉयफ्रेंड कौन है, मैंने इसे धोखा दिया या इसने मुझे। ननिंग चुप रहती है, फिर टूटे हुए लहजे में बोलती है, सुआ मेरे पेरेंट्स तुम्हें पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है और वो दूसरा लड़का वो मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है। सुआ की आंखें भर आती है। वो कहता है, मैं मेहनत करने को तैयार था, चाहे जितना वक्त लगता, तुम बस थोड़ा सा इंतजार कर लेती। ननिंग जवाब देती है, मुझे ऐसा
ऐसा कोई चाहिए था जो मेरी केयर करे, मुझे हर दिन बाहर लंच पर ले जाए और मुझे वो सब दे सके जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे पास प्यार है पर न पैसे हैं न वक्त है। सुआ हल्का सा हंसता है और कहता है, माफ करना ननिंग, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं गरीब पैदा हुआ। मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं था लेकिन मेरा दिल पूरा तुम्हारा था। ननिंग की सच्चाई सामने आने के बाद भी सुआ का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए। वो कहता है, ननिंग मुझे एक और मौका दो, हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा और जब हम ग्रेजुएट होंगे मैं इतना मेहनत करूंगा कि तुम्हें कभी शर्मिंदगी महसूस न हो। ननिंग ठंडी सांस लेकर कहती है, सुआ अब बहुत देर हो चुकी है, चलो अब सब खत्म कर देते हैं हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से और दर्द झेलना पड़े। सुआ का गला रुंध जाता है। सुआ धीरे से कहता है, एक दिन तुम्हें अपने इसी फैसले पर पछतावा जरूर होगा और फिर वहाँ से चला जाता है, टूटा हुआ मगर खामोश। उसके बाद सुआ जैसे गायब ही हो गया, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। उसका फोन स्विच ऑफ। यून काफी परेशान हो गई। वो जल्दी से उस मूवी स्टोर पर पहुंची पर पता चला कि सुआ ने अपनी वो पार्ट टाइम जॉब से छोड़ दी और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। यून कई बार उसे ढूंढने की कोशिश करती है, हर जगह पूछती है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो सिर्फ ये जानती है कि वो लड़का जो सबका मजाक झेल कर भी मुस्कुराता था अब कहीं नहीं है। धीरे धीरे यून का चेहरा बेहतर होने लगता है। इलाज काम कर रहा था मगर उसके चेहरे पर अब भी एक उदासी की परत रह गई थी। वो सोचती है, क्या सुआ कभी लौटेगा या फिर वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई लेकिन शायद जिंदगी का यही सच है, कुछ लोग जख्म दे जाते हैं और कुछ लोग बिना कुछ कहे बस दूर चले जाते हैं। अगर तुम भी जानना चाहते हो कि आगे यून और सुआ मिल भी पाएंगे या नहीं तो इस वीडियो को लाइक करो और पार्ट 2 कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।